देखो लास्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग ऑर्थो और पैरा के रेशियो के बारे में पढ़ रहे थे, पर क्योंकि पावर कट हो गया था इसलिए वीडियो मुझको बंद करना पड़ गया था, तो वो लेक्चर मेरा इनकम्प्लीट रह गया था। तो मैं पहले ऑर्थो और पैरा के बारे में कुछ बता देता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। तो लास्ट पे मतलब क्या हुआ, पावर कट हो गया, तो इसी वजह से क्या है कि मुझे लेक्चर रोकना पड़ा था। तो मैं देखो लास्ट टाइम पे क्या कह रहा था आप लोगों को कि अगर आप ऑर्थो और पैरा में अगर आप पूछो कि कौन ज़्यादा बनना चाहिए, तो अगर आप लेमैन के तरीके से सोचोगे तो देखो होता क्या है, ऑर्थो कितने होते हैं 2 और पैरा कितना होता है, पैरा तो बच्चों आपको पता ही है सिर्फ 1 होता है। तो अगर पैरा सिर्फ 1 होता है तो अगर आप प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग सोचोगे तो ऑर्थो 2 है तो उसके बनने के चांस ज़्यादा हाई है, और पैरा क्योंकि 1 है तो उसके बनने के चांस क्या होंगे, कम होंगे। तो ऑर्थो के बनने के चांस ज़्यादा है, पैरा के बनने के चांस कम है। पर आप लोगों को पता ही है कोरोना वायरस के टाइम पे क्या चला, सोशल डिस्टेंसिंग। तो वही सेम मॉलिक्यूल में भी होता है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं। अगर आप ऑर्थो पे जोड़ोगे तो अगल बगल मॉलिक्यूल आ जाएंगे, तो इनमें स्टेरिक हिंड्रेंस होता है जो प्रेफर नहीं करते, तो हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हैं और ट्राई करते हैं पैरा को जोड़ने में। तो अगर आप रिपल्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, स्टेरिक हिंड्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तो पैरा ज़्यादा बनेगा और ऑर्थो वाला कम बनेगा। तो अब होता क्या है कि जैसे जैसे वो जो ग्रुप जो लगा होता है जी, मीन्स क्या होता है, ये जैसे जैसे ये जो ग्रुप जो जी लगा है इसका साइज बढ़ता है तो पैरा का अमाउंट बढ़ता है और ऑर्थो का अमाउंट कम होता है। ये बात मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था। हाँ, पर अगर मान लो कोई एक्सेप्शनल केस हो गया कि जैसे मान लेते हैं हमने एक इलेक्ट्रोफाइल जोड़ा ई और जी के बीच में, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उस केस में भी क्या होता है, ऑर्थो मेजर होता है। मतलब अगर ऑर्थो पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है तो उस केस में भी क्या होता है, ऑर्थो आपके पास क्या होता है, मेजर होता है। ये बात भी मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पे समझाया था कि इसमें भी क्या होता है, फिर आपके पास ऑर्थो जो होता है वो मेजर हो जाता है। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पे इतना भी बताया था, ठीक है। तो अब देखो हम लोग इसमें करेंगे क्या कि मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पे बताया था कि इस कंडीशन पे भी क्या होता है कि जो ऑर्थो होता है वो आपके पास क्या होता है, वो मेजर होता है, ठीक है। अब हम लोग कुछ कंडीशंस को पढ़ते हैं, तो मैं आपको एक बातें बता रहा हूँ, ध्यान रखना। अगर बेंजीन पे सिर्फ ऑक्सीजन है, OH है, या बेंजीन पे CH3 मतलब जो G ग्रुप है अगर वो OH है या CH3 है, सिर्फ उस केस में ऑर्थो मेजर होता है, अदरवाइज सारे रिएक्शंस में पैरा मेजर होता है, अनटिल और अनलेस कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस या कुछ एक्सेप्शनल केस ना हो जाए, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं, देखो OH का साइज छोटा होता है, CH3 का साइज छोटा होता है। अगर G मान लो CH3 होता तो उसमें अगर आपको इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना है तो उस केस में फिर क्या होता है, उस केस में ऑर्थो मेजर होता है। अगर G CH3 होता है या OH होता है, सिर्फ उस केस में नॉर्मली, मैं नॉर्मली कह रहा हूँ, सिर्फ उस केस में क्या होता है, ऑर्थो मेजर होता है, अदरवाइज सारे रिएक्शंस में पैरा मेजर होता है, अनटिल और अनलेस कोई भगवान का करिश्मा ना हो जाए या कुछ अलग सा केस जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा केस ना हो जाए, अदरवाइज पैरा मेजर होता है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। अब जैसे मानते हैं हमारे पास ये जो ग्रुप है, हम लोग इसमें करते हैं जैसे ये CH3 CH2 CH3 CH CH3 ट्वाइस एंड एक लास्ट केस कर रहे हैं CH3 थ्राइस। हम लोग अब रेट ऑफ रिएक्शन पे डिस्कशन नहीं कर रहे, रेट ऑफ रिएक्शन की बात की जाएगी तो आपको पता है यहाँ पे 3 हाइपर कंजुगेशन होता है, इसका फास्ट, इसका स्लो, इसका स्लो, इसका और स्लो। अभी रेट ऑफ रिएक्शन की बात नहीं हो रही, अभी ऑर्थो और पैरा की। देखो साइज बढ़ रहा है, अब साइज यहाँ बहुत बड़ा है तो आप समझो यहाँ पे ऑर्थो बनना एक तरह से इम्पॉसिबल है। तो अगर आपको देखो ऑर्थो पैरा समय बनाना है, ये भी कैसा मैंने बताया था, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, सब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो अगर इनमें ऑर्थो का ऑर्डर लिखा जाए जैसे 1 2 कि कहाँ पे ऑर्थो ज्यादा बनेगा और कहाँ पे ऑर्थो कम बनेगा, देखो इसमें ऑर्थो मेजर होता है। मैंने आपको जैसा बताया कि OH और CH3 को छोड़ के नॉर्मली किसी में मेजर नहीं होता। ये 3 और ये 4, तो ऑर्थो सबसे ज्यादा होगा 1 में, फिर 2 में, फिर 3 में
और फिर 4 में, ये ऑर्थो का ऑर्डर होगा। पैरा की जब बात करेंगे तो पैरा के केस में क्या होगा, आपका 1 कम होगा, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। और आपको ये पता ही है, हाँ, इसमें कई बार ऑर्थो पैरा का रेशियो पूछा जाता है, तो ऑर्थो ज्यादा पैरा कम, तो सबसे ज्यादा रेशियो इसी का आएगा। तो जैसे जैसे ऑर्थो कम होगा तो ऑटोमेटिक पैरा बढ़ेगा, ये बट ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं, ये ध्यान रखना है। एक केस जो आपको हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा इस पूरे टॉपिक में, जो क्या होता है अलग चलता है, वो कौन है, हैलोजन। हैलोजन के केस में जब आपको ऑर्थो पैरा डिसाइड करना है तो इंडक्टिव इफेक्ट से डिसाइड करना है। ये जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से समझना, अदरवाइज कंफ्यूज रहोगे। तो इसमें नीचे लिखो इन केस ऑफ हैलोजन, इन केस ऑफ हैलोजन डायरेक्शन ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल is decided by the direction of incoming electrophile is decided by the inductive effect। तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल का डायरेक्शन किससे डिसाइड होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। अब ये बताओ इंडक्टिव इफेक्ट कहां ज्यादा होगा, पैरा पे कि ऑर्थो पे। इंडक्टिव इफेक्ट कहां ज्यादा होता है, ऑर्थो पे कि पैरा पे। ऑर्थो वाला पास में होगा तो उसमें इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा लगेगा, -i, और पैरा वाला दूर होगा तो उसमें इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, कम लगेगा। तो इसमें नीचे लिखो इंडक्टिव इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग एट ऑर्थो पोजिशन एंड लेस डोमिनेटिंग एट पैरा पोजिशन, ठीक है। तो अब इसको मैं जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझना। फ्लोरीन, एक बात और ध्यान रखना, देखो जैसे जैसे इलेक्ट्रोफाइल का साइज भी बढ़ता है वैसे वैसे पैरा का अमाउंट में बढ़ता है। तो आप लिखना चाहो लिख लो, एज साइज ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इंक्रीजेस अमाउंट ऑफ पैरा आल्सो इंक्रीजेस। तो अब जो मैं बताने जा रहा हूं पहले इसको समझो। ये 4 मॉलिक्यूल है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो पता होना चाहिए, जो आपको पूछ सकता है, हो सकता है आपको ना भी सोचो। सबसे पहली बात, चलो मैं और भी चीजें क्योंकि उसमें बता देता हूं। सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, कि रिएक्शन का रेट कहां फास्ट है कहां स्लो, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। अब सबसे पहले ये बताओ, देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहला स्टेप क्या होता है, स्लो स्टेप। आराम से सोचो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहला स्टेप क्या होता है, स्लो स्टेप। सेकेंड वाला स्टेप मतलब कि हाइड्रोजन को निकालना फास्ट स्टेप है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कौन सा स्टेप स्लो होता है, पहला वाला स्टेप स्लो होता है। पहले वाले स्टेप में क्या करना होता है, इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना होता है। किसको अटैक करना होता है, इलेक्ट्रोफाइल को, ठीक है। अगर कोई ग्रुप बेंजीन पे लगा है और वो अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो उस केस में क्या होता है, जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा वो स्लो होगा। तो अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन की बात करो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ की, तो इन सब में क्या होगा, ये ज्यादा विड्रॉ करेगा। कौन ज्यादा विड्रॉ करेगा, फ्लोरीन। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे स्लो होगा, सबसे ज्यादा -i फ्लोरीन का होता है। फिर उसके बाद इससे फास्ट क्लोरीन, इससे फास्ट ब्रोमीन और इससे फास्ट आयोडीन। इसमें यह ध्यान रखना है कि कैसे डिसाइड होगा, फ्लोरीन ज्यादा विड्रॉ करता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, तो रेट ऑफ द रिएक्शन कम आएगा, ठीक है। अब देखो दूसरी बात, कि अगर पूछा जाए कि ऑर्थो किसमें ज्यादा बनेगा, देखो नॉर्मली तो आप साइज के हिसाब से सोचते हो। आपको लगता है कि सर आयोडीन का साइज बड़ा है तो ऑर्थो कम बनना चाहिए। आप आराम से सोचो, लेमैन के जैसे सोचो, आयोडीन का साइज बड़ा है तो आपको लगेगा यहाँ पे पैरा ज्यादा बनना चाहिए। पर केमिस्ट्री सब्जेक्ट में क्या होता है, गूगली बहुत आती रहती है, आप सोचोगे कुछ आएगा कुछ और। तो मैंने थोड़ी देर पहले पॉइंट क्या लिखवाया है, ये बोला है कि जब हैलोजेंस होते हैं तो उसके केस में क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट से डिसाइड करना है। सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किसका हाई है, फ्लोरीन का। अगर फ्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट हाई है
तो इसमें ऑर्थो बनाना बहुत डिफिकल्ट होगा भाई, बहुत इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच रहा है। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ऑर्थो पे जोड़ना बहुत डिफिकल्ट होगा। और आयोडीन कंडक्टिव इफेक्ट कम है, तो इसमें ऑर्थो का अमाउंट क्या है 1 2 3 4। और ये ध्यान रखना, देखो साइज का इफेक्ट होता है, साइज का इफेक्ट तब होगा ना जब 4-5 एटम होंगे। ये सिंगल एटम का क्या साइज, ये तो छोटा सा एक ही एटम में कितना लोगे साइज। तो देखो सिंगल एटम, तो यहाँ पे साइज इतना बड़ा फैक्टर, देखो साइज का फैक्टर कब होता है CH3 CH2 CH3, बड़े बड़े एटम आते जा रहे, सिर्फ एक एटम है तो कितना साइज होगा, ज्यादा साइज भी नहीं होता वो। तो इनके केस में क्या ध्यान रखना है, इनके केस में क्या होता है कि आपका जो ऑर्डर जो होता है तो वो क्या होता है फ्लोरीन, उससे ज्यादा क्लोरीन, उससे ज्यादा ब्रोमीन और उससे ज्यादा क्या होता है आयोडीन। हेलोजेंस के केस में ध्यान रखना साइज से डिसाइड नहीं होता है, इंडक्टिव इफेक्ट से। इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा तो इसमें ऑर्थो कम, और इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, तो ज्यादा खींचेगा तो ऑर्थो पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, जोड़ना डिफिकल्ट होगा। और जब पैरा की बात करते हैं तो 1 2 3 4, ठीक है, सबको समझ में आ गया। तो हेलोजेंस का केस ध्यान रखना है। और क्या होता है हेलोजन के केस में, इसमें ऑर्थो ज्यादा होता है, इसमें ऑर्थो कम। अगर आपको यह बात नहीं पता होगी कि हेलोजेंस के केस में साइज से नहीं करते हैं, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट से करते हैं, तो आप ये क्वेश्चन गलत कर दोगे, साइज से नहीं करना, इंडक्टिव इफेक्ट से, ठीक है, ये इसका ऑर्डर होगा। अब मैं आप लोगों को एक बात और, देखो ऑर्थो कब ज्यादा होता है, जब आपके पास क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा केस। एक इसमें मजेदार केस, अगर मान लेते हैं एक ग्रुप इसमें पहले से जुड़ गया, एक ग्रुप पहले से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग इसका रिएक्शन करते हैं Cl के साथ, ब्रोमीन के साथ, और इलेक्ट्रोफाइल और आयोडीन के साथ, ठीक है। G के बारे में सोच, G एक नॉर्मल कोई भी ग्रुप है, अभी हमें ऐसे कुछ नहीं पता। आप बोलोगे सर फ्लोरीन क्यों नहीं कह रहे, फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो F पॉजिटिव नहीं बनता है, ठीक है, F पॉजिटिव नहीं बनता, यही 3 बनते हैं। अब देखो G के बारे में हमको नहीं पता है, ठीक है, इन तीनों को जोड़ना है। तो अब जब देखो इंडक्टिव इफेक्ट तो तब होगा जब वो खुद लगा होता है, देखो इंडक्टिव इफेक्ट तो तब होता है जब हेलोजन खुद लगा होता है, जब इलेक्ट्रॉन खींचता है। इस बार हेलोजन को अटैक करना है, तो जब अटैक करना है तो देखो ये G से क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे पैरा बढ़ेगा। तो अगर मैंने इसको 1 लिखा, इसको 2 और इसको 3, तो इस बार हेलोजेंस को जोड़ना है, तो जब साइज बढ़ा, देखो बड़ा साइज, तो इससे भाई दूर जाना प्रेफर करेगा, तो पैरा पे जाके जुड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ऑर्थो की बात करो तो 1 ज्यादा, 2 कम, 3 और कम। और अगर आप पैरा की बात करो तो 1 फिर 2 फिर 3। आपको समझ में आ रहा होगा, देखो दोनों केस में अंतर है। अंतर यह है कि पहले वाले में क्या हो रहा था कि हेलोजन प्रेजेंट था रिंग पे, तो वो इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा था, और दूसरे वाले केस में क्या था, हेलोजेंस को जाके अटैक करना है। तो जब हेलोजेंस को जाके अटैक करना है तो उस केस में साइज को देखना है, ये इसका ऑर्डर, ठीक है। तो हम लोगों का टॉपिक ऑर्थो और पैरा बहुत क्लियर हो गया है। नॉर्मली पैरा ज्यादा होता है, ऑर्थो बता दिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, OH हो गया, CH3 हो गया, तो उसी केस में, अदरवाइज नहीं होता है, ठीक है। और ऑर्डर पूछा जा सकता है स्पेशली हेलोजेंस का, मैंने बता दिया, ठीक। अब हम लोग रिएक्शंस पे आते हैं। तो हम लोगों को इस चैप्टर में आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में 5 मेन रिएक्शंस को पढ़ना है, और उसके बाद फिर हम लोगों को कुछ और भी रिएक्शंस को करने हैं, ठीक है। पर ये चैप्टर मेनली इन्हीं 5 रिएक्शंस के अराउंड में घूमता है। तो देखो सबसे पहले इसमें जो है, तो कौन कौन से मैंने लिखवाया था फर्स्ट लेक्चर में, तो पहला रिएक्शन लिखते हैं। फर्स्ट रिएक्शन इज हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन वही है जो आप लोगों ने एल्केन में किया है। क्या करना है, बेंजीन पे जाके हेलोजन को जोड़ना है, ठीक है। तो बेंजीन पे जाके हेलोजन को जोड़ना, यही आपका हेलोजिनेशन होता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को समझते हैं। तो जैसे इसमें ब्रोमिनेशन, क्लोरिनेशन और आयोडोनेशन, यही 3 करना है। फिर आप बोलोगे सर फ्लोरिनेशन क्यों, वही जो पहले बताया था फ्लोरिनेशन। एक तो पहली बात क्या चाहिए, F पॉजिटिव चाहिए, तो F पॉजिटिव क्रिएट नहीं हो पाता,
तो ये एक रीज़न है। और मान लो बाई चांस आपने क्रिएट कर लिया तो फिर वो इतना फास्ट रिएक्शन होगा कि एक्सप्लोजन हो जाएगा, तो उसको अवॉइड करते हैं। तो सबसे पहली बात, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, X पॉजिटिव। यही पूछा जा सकता है इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, तो वो होगा Cl पॉजिटिव, अब Br पॉजिटिव या I पॉजिटिव। ठीक है, तो पहले मैं जो बताने जा रहा हूं इसको समझो। अगर आपके पास एक इथीन है, इथीन बहुत रिएक्टिव होता है, मतलब काफी रिएक्टिव होता है। तो अगर आपने इथीन और ब्रोमीन मान लो एक रूम में, या फिर मान लो ब्रोमीन या क्लोरीन जो भी ले लो, आपने एक रूम में या एक जगह पे इथीन के साथ ब्रोमीन गैस को रख दिया, मतलब ब्रोमीन लिक्विड को या गैस, चलो जो भी रख दिया, तो दोनों खुद से रिएक्शन कर जाते हैं, कुछ करना नहीं पड़ता, दोनों खुद से रिएक्शन कर जाते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होता, आपको पता ही होता है कि ये आपको दोनों खुद से रिएक्शन कर जाते हैं। ठीक है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता, दोनों खुद से रिएक्शन कर जाते हैं। ठीक है, ये हो जाता है। अब देखो होता क्या है आपका, अगर आप एल्केन के साथ ब्रोमीन को लो, तो एल्केन में मैंने बताया है रख दो, 1 साल रख दो, 2 साल रख दो, 10 साल रख दो, कोई रिएक्शन नहीं होगी। एल्केन का हैलोजन के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता। रिएक्शन को करवाने के लिए आपको सनलाइट का जरूरत पड़ता है, या फिर आपको हाई टेम्परेचर का यूज करना पड़ता है, या फिर पेरोक्साइड। आपको मैंने बताया था या हाई टेम्परेचर या सनलाइट या फिर पेरोक्साइड। ठीक है, इनका यूज करना पड़ता है। तो अगर आपको एल्केन के साथ रिएक्शन करवाना है तो इसका यूज करना पड़ेगा। अगर आप एक रूम में मीथेन और क्लोरीन गैस को भर दो, 1 साल के लिए रख दो, कुछ नहीं होगा, दोनों आपस में रहेंगे, कभी भी उनमें बॉन्डिंग नहीं होगी। तो बॉन्डिंग करवाने के लिए हाई टेम्परेचर या फिर पेरोक्साइड या फिर सनलाइट का यूज करना पड़ता है। अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे स्टेबल होता है एल्केन, ना उसमें पाई बॉन्ड है ना उसमें पोलर बॉन्ड है। सेकेंड मोस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है वो है बेंजीन, या आप बोल सकते हो एरोमेटिक मॉलिक्यूल। तो बेंजीन बहुत स्टेबल है। इवन अगर आप बेंजीन के साथ ब्रोमीन को रखते हो तो उनमें कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो आपके मन में यही डाउट आएगा सर उसमें भी तो पाई बॉन्ड है, एल्कीन के जैसे नहीं, एल्कीन के जैसे नहीं है। बेंजीन में रेजोनेंस होता रहता है, पाई बॉन्ड घूमता रहता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट रहती है। देखो एल्कीन में मैंने कहा था एल्कीन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, वो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो वो क्या होता है एक्चुअल में, तो वो आराम से रिएक्शन कर जाता है। पर बेंजीन क्या है, एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस की वजह से घूमते रहते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, या वहां पे क्या होता है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो वो बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो उसमें रिएक्शन नहीं होता है। तो अगर आप बेंजीन में मतलब ब्रोमीन गैस को ब्रोमीन लिक्विड को डालो, मतलब एक बेंजीन एक ब्रोमीन मिला तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो इसको करवाने के लिए क्या करना होगा, इसको करवाने के लिए आपको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना पड़ता है। देखो एल्कीन के केस में एल्कीन ने खुद अटैक किया, खुद इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लिया, पर बेंजीन के केस में ऐसा नहीं है। बेंजीन खुद से अटैक नहीं करेगा। बेंजीन को अटैक करवाने के लिए आपको क्या होगा, आपको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना पड़ेगा। तो ये बात ध्यान रखना है। अब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे होगा, इसके लिए आपको चाहिए होगा लुईस एसिड। तो बेंजीन का रिएक्शन हैलोजन के साथ तब होता है जब वहां पे लुईस एसिड या इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट होगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं हो सकता है। तो आप लोग इसमें नीचे लिखो इन बेंजीन ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज डिस्ट्रीब्यूटेड, सो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ बेंजीन डिक्रीजेस। बेंजीन is poor nucleophile, so it never react with halogen. So reaction of benzene with halogen is possible only in the presence of Lewis acid, that is electrophile. This electrophile help to generate attacking nucleophile and that nucleophile attack on benzene. ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, आपको हेल्प करता है एक अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करने के लिए।
तो हम लोगों को यहाँ पे क्या चाहिए, कैटलिस्ट। बिना कैटलिस्ट के भाई रिएक्शन करना बहुत डिफिकल्ट है। तो जो बेस्ट कैटलिस्ट है वो तो है AlCl3, ये है बेस्ट। लेने के लिए मेटल का कोई भी सॉल्ट चलेगा, एनहाइड्रस होना चाहिए। आपको पता अगर हाइड्रेटेड हो जाएगा तो वो वाटर से बॉन्डिंग बना लेगा, तो वो लुईस एसिड नहीं कहलाएगा। कैटलिस्ट हमें क्या चाहिए, वो चाहिए लुईस एसिड। तो लुईस एसिड क्या होता है, जिसकी बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी होती है। तो लुईस एसिड में क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। अगर वो हाइड्रेटेड होगा तो वहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होंगे, तो बॉन्डिंग फिर नहीं कर पाएगा। तो जैसे यहाँ पे क्या लेते हैं, AlCl3 ले सकते हैं, या आप चाहो तो BF3 ले लो, FeCl3, अरे कोई भी ले लो, जैसे FeCl3, FeBr3, जो इवन कई बार मेटल भी लिया जाता है, कोई भी ले सकते हो, मतलब ऐसा कोई भी चल सकता है। तो ये सब एनहाइड्रस होने चाहिए, पर बेस्ट पूछा जाए तो बेस्ट इज AlCl3, वो सबसे बेस्ट है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तुरंत कैटलिस्ट को, मतलब कैटलिस्ट है तुरंत इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने में हेल्प करता है। बाकी आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। अब आता है कि क्या होता है रिएक्शन। तो देखो रिएक्शन में क्या होता है, एक बेंजीन का रिएक्शन अगर आप करते हो X2 के साथ और एक कैटलिस्ट लिया AlCl3, तो क्या होता है, ये हाइड्रोजन, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो H की जगह आएगा X प्लस बनेगा HX। जैसे एल्केन में होता था, याद करो एल्केन में भी सब्स्टिट्यूशन होता था। एल्केन में भी क्या होता है, मीथेन की रिएक्शन अगर आप Cl2 के साथ करो तो बनता था CH3Cl प्लस HCl। पर उसमें और इसमें डिफरेंस है क्या, वहां पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन था, यहाँ पे कटायन सब्स्टिट्यूशन। जहाँ कटायन अटैक करता है वहां फ्री रेडिकल अटैक करता है, दोनों में अलग है। तो पूछा जा सकता है, तो यह है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, बात को ध्यान रखना। फ्री रेडिकल ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफाइल नहीं कहलाते। इलेक्ट्रोफाइल के लिए कंडीशन होता है कि इलेक्ट्रोफाइल में वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, फ्री रेडिकल में वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है। तो इस बात को ध्यान रखना, फ्री रेडिकल इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है, ठीक है। ये इसका रिएक्शन है। अब देखते समझते कि क्या है लॉजिक इसमें, तो इसको लिख लो। अब देखो क्या होता है, जब X2 का रिएक्शन AlCl3 के साथ होता है, तो X मतलब के पास क्या होता है, X के पास लोन पेयर होता है और Al के पास वैकेंट ऑर्बिटल। बेचारा एसिड है, ऑक्टेट नहीं पूरा है, बॉन्ड बनाना है। तो जैसे मतलब Al के पास, मतलब Al को समझो भूख लगी है, उसको जैसे दिखे लोन पेयर, मतलब पागल हो गया, मतलब तुरंत बॉन्डिंग करेगा। तो क्या होता है एक्चुअल में, फिर ऐसा करने से X पॉजिटिव अलग हो जाता है और ये होता है AlCl3 और X, और इसको ये करेंगे माइनस, ठीक है। ये ऐसा होता है। तो ये आपके पास क्रिएट होता है, X प्लस अलग वो अलग। तो अब देखो रिएक्शंस में क्या होता है कि वो जो X जो होगा, जो X पॉजिटिव जो होगा, तो ये इधर और इसका यहाँ पे अटैक, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास वही जो नॉर्मल जो होता है HX और यहाँ पे पॉजिटिव। रेजोनेंस करना चाहो तो कर सकते हो, वो आपका चॉइस है। फिर आगे क्या होता है, AlCl3 और X माइनस, ठीक है। तो इस हाइड्रोजन को देखो निकलना है, और निकलने में ये आपका ये हेल्प करेगा। तो होगा क्या, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ ट्रांसफर भी हो जाएगा। तो क्या बनेगा, इसमें रेजोनेंस करवाना चाहो करवा लो। मैंने ऑलरेडी पहले 2 लेक्चर में यही सब करवाया था। तो अब क्या है कि मैंने देखो पहले 2 लेक्चर में सारा बेसिक बता दिया है। अब मैं सीधा रिएक्शंस पे फोकस करूंगा। बाकी रेजोनेंस करना चाहो आप कर सकते हो, वो आपका चॉइस है। अब वो बार बार सेम चीज रिपीट नहीं करेंगे। प्लस बनेगा प्लस HX एंड AlCl3। आपको पता है AlCl3 कैटलिस्ट है, तो कैटलिस्ट क्या होता है, रिएक्शन में कंज्यूम भी हो सकता है पर लास्ट में रिकवर कर जाएगा। तो ये रिएक्शन होगा, ठीक है। ये तो ये आपका रिएक्शंस होता है। तो देखो क्या होता है इसमें,
क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द रिएक्शन। ब्रोमिनेशन AlCl3 AlBr3 भी ले सकते हो, FeBr3 ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है, कैटलिस्ट कोई फर्क नहीं पड़ता है तो वो रिएक्शन तो यही होना है। ये ठीक है। ठीक है, आयोडोनेशन। अब याद करो एल्केन, एल्केन याद करो। एल्केन में मैंने कहा था कि फ्लोरिनेशन बहुत फास्ट होता है, एक्सप्लोजन हो जाता है। इस बार फ्लोरिनेशन क्यों नहीं करे, क्योंकि F पॉजिटिव नहीं बनता है। ठीक है, मैंने एल्केन में कहा था कि फ्लोरिनेशन बहुत एक्सप्लोसिव होता है। क्लोरिनेशन इज एक्सोथर्मिक, ब्रोमिनेशन इज लेस एक्सोथर्मिक एंड आयोडोनेशन इज एंडोथर्मिक। एल्केन में कहा था, आप देखना लेक्चर। और मैंने ये भी कहा था कि उसमें HI बनता है। HI इज अ वेरी पावरफुल मतलब एसिड, तो दोनों दोबारा मिलकर रिएक्शन बैकवर्ड चला जाता है। तो वही सेम स्टोरी देखो फिर से, कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड वीक होता है और HI बहुत रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल पॉसिबल है। अगर आप चाहते हो रिवर्सिबल ना हो तो वहां पे हम लोगों ने क्या किया था, HI को कंज्यूम किया था। और HI को कंज्यूम करने के लिए हम लोगों ने यूज किए थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद करो कुछ ऐसा बताया था। तो क्या क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, HiO3 या फिर HgO या फिर HNO3। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो, लिखो इसमें इन केस ऑफ आयोडोनेशन, इन केस ऑफ आयोडोनेशन HI is formed which is very reactive molecule and also bond between carbon and iodine is weak, so iodination is reversible reaction. To stop backward reaction in iodination we use some oxidizing agent like HiO3 or HgO or HNO3. These oxidizing agent consume HI and hence backward reaction will stop. तो ये इसको कंज्यूम कर लेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन जो होगा वो रुक जाएगा। ठीक है ना, ये तो बैकवर्ड रिएक्शन आपका स्टॉप हो जाता है तो ये आपके पास क्या होगा, रुक जाता है। देखो मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ, लेक्चर 1 आप देखना फिर से, इसी का रिएक्शन मैकेनिज्म का, मतलब ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। तो देखो मैंने लेक्चर 1 पे क्या बोला था कि नॉर्मली इसमें जो पहला स्टेप होता है वो स्लो होता है और इसमें जो सेकेंड स्टेप होता है वो फास्ट, मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जो होता है वो स्लो होता है और हाइड्रोजन को निकालना फास्ट होता है। तो देखो जितने भी रिएक्शन है सब में यही होता है, पर दो में चीजें उतनी सिंपल नहीं है। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीजें फिर से एक बार देख लो क्योंकि ये कंपैरिजन, ये ऑर्डर आता है। ठीक है, स्टेप 2, जितने भी रिएक्शन है जैसे कि क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, पहला स्टेप स्लो होगा, पर दो रिएक्शंस में सेकेंड वाला स्टेप स्लो होता है, तो वो लिख लो, वो पता होना चाहिए। एक है आयोडोनेशन, दूसरा है सल्फोनेशन। बाकी देखो 5 रिएक्शंस पढ़ने हैं, हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, अल्काइलेशन,
फिडेलकार्प एसाइलेशन। बाकी सब में पहला स्टेप स्लो है, किन में सेकेंड वाला स्टेप स्लो है, दो रिएक्शन, पहला आयोडोनेशन, दूसरा क्या है, सल्फोनेशन। ठीक है, तो आप इसमें नीचे लिखो, इसमें लिखो इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट स्टेप इज स्लो स्टेप एंड सेकेंड स्टेप इज फास्ट स्टेप, बट इन केस ऑफ आयोडोनेशन एंड सल्फोनेशन सेकेंड स्टेप इज स्लो स्टेप। तो सेकेंड स्टेप क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। ये बात को ध्यान रखना है। देखो स्लो स्टेप का मतलब क्या है, आप इसको समझो। ये देखो, अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर आयोडोनेशन में ऐसा क्या जो हुआ हो गया सेकेंड स्टेप स्लो स्टेप हो गया। तो देखो है क्या एक्चुअल में, ये आयोडीन, ये हाइड्रोजन, ये प्लस चार्ज। ठीक है, अब देखो हमें क्या होता है, इसको बाहर निकालना होता है, इसको बाहर निकालना होता है। तो जैसा मैंने अभी बताया कि कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड कैसा होता है, वीक होता है। कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड कैसा है, वीक। तो बॉन्ड ये वाला टूटना चाहता है और आप तोड़ना ये वाला चाहते हो। रिएक्शंस हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, तो इसको करवा पाना मतलब कार्बन और हाइड्रोजन को बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इसमें क्या होता है, कार्बन आयोडीन का बॉन्ड वीक होता है, तो ये टूटने के चांस ज्यादा हाई है और ये टूटने के चांस कम है। पर होता क्या है इसमें, जैसे H+ बाहर निकलेगा तो बनेगा HI और आप HI को कंज्यूम कर लो, तो जैसे कंज्यूम करोगे तो रिएक्शन चल जाता है, मतलब हो जाता है। पर आयोडोनेशन में ध्यान रखना है कि कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड वीक है, तो उसको तोड़ना ज्यादा इजी होगा, इसलिए सेकेंड वाले स्टेप को करवाना काफी डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, एक बात मतलब एक चीजों को देखना, आपको ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये मैंने ऑलरेडी बताया था, फिर से एक बार देखो। वैसे मुझको पता है बेंजीन पे हाइड्रोजन लगा होता है, पर आप लोगों में कुछ महान लोगों में हो सकता है उनको ना पता हो, तो मैं दिखा देता हूँ भाई हाइड्रोजन होता है। ठीक है, टेंशन न लो, बेंजीन पे हाइड्रोजन होता है। इसमें कौन सा स्टेप स्लो होता है, पहला स्टेप स्लो होता है। ठीक है, आपको पता है। और दूसरा स्टेप क्या होता है, फास्ट। हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम और ट्राइटियम भी लगा सकते हो। हैवी आइसोटोप हमेशा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, प्लस साथ में HCl और प्लस साथ में DCl। ठीक है, अगर दोनों का रेट देखा जाए, मतलब अगर आप मानो दोनों रिएक्शन को करवाते हो, रेट 1 और रेट 2, तो एक्चुअल में दोनों रिएक्शन का रेट 1 जो होगा और जो रेट 2 है वो सेम। रेट 1 रेट 2 का मतलब ये, अगर पहला वाला रिएक्शन 1 घंटे में होता है तो ये भी 1 घंटे में होगा, दोनों रिएक्शन 1 घंटे में होता है, तो रेट 1 इज इक्वल टू रेट 2। ठीक है, बात को ध्यान रखना है। तो दोनों रिएक्शन सेम टाइम में होगा, क्यों, क्योंकि इसमें आपका अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल स्लो स्टेप होता है, H या D का निकलना स्लो स्टेप नहीं होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए हमें क्या है, हमें तो उससे मतलब नहीं, हमें स्लो स्टेप से मतलब होता है। ठीक है, तो इसमें दोनों का रेट सेम होता है। अब समझो, अब मैं जो बताना चाह रहा था, मैंने क्लोरीन की जगह आयोडीन को जोड़ा, आयोडीन को जोड़ा। ठीक है, क्लोरीन की जगह आयोडीन को जोड़ा, तो दिस विल बी I एंड दिस विल बी I, दिस विल बी I एंड दिस विल बी I। इसमें कौन सा स्टेप स्लो स्टेप है, तो
तो यहाँ पे हाइड्रोजन का निकलना स्लो स्टेप है, ठीक है, हाइड्रोजन का निकलना स्लो स्टेप है। तो कार्बन और ड्यूटेरियम का बॉन्ड कैसा होता है, स्ट्रांग होता है। तो अगर स्ट्रांग होता है तो उसको तोड़ना ज्यादा डिफिकल्ट होगा। अगर कार्बन और ड्यूटेरियम का बॉन्ड स्ट्रांग होता है तो उसको तोड़ना डिफिकल्ट होगा। अगर उसको तोड़ना डिफिकल्ट होगा तो ये वाला रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो। तो इसके केस में जो रेट जो 2 होगा वो कम आएगा रेट 1 से। कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक होता है, फटाफट टूट जाएगा। ये रिएक्शन फास्ट होगा, ये रिएक्शन स्लो होगा, इससे भी स्लो। नियरली ये वाला रिएक्शन 7 to 8 टाइम फास्ट होता है इससे। नॉर्मली कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है और कार्बन और ड्यूटेरियम का बॉन्ड अगर स्लो स्टेप होता है तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन देखा जाए तो कार्बन और हाइड्रोजन का रेट नॉर्मली 7 to 8 टाइम ज्यादा होता है। तो अगर ये रिएक्शन 1 घंटे में होता है तो ये 8 घंटे 7-8 घंटे में होता है, ठीक है। तो इसका बॉन्ड स्ट्रांग, तो इसको तोड़ना डिफिकल्ट। समझ में आ गया होगा। तो इसमें ये स्लो होगा, वो फास्ट होगा, ठीक है। मैंने एक्सप्लेन अपने साइड से सब कुछ कर दिया है, आपको हर चीजें समझ में आ रही होंगी। अब देखते हैं इसमें कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, ये आपके पास हुआ। इसमें रिंग पे अटैक होगा, ध्यान रखना। ये आपका कैटलिस्ट गिवन है। ठीक है, कुछ ऐसा। तो कोई यहां पे साइज ज्यादा है तो पैरा ज्यादा होगा, यहाँ पे साइज कम है तो यहाँ आपको मैंने जैसा बताया हुआ था कि CH3 के केस में ऑर्थो वाला मेजर होता है। तो वैसे इसमें मेजर ये है और इसमें मेजर ये है, ठीक है। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा पैरा का अमाउंट बढ़ जाएगा, ऑर्थो का अमाउंट कम हो जाएगा, और इसमें ये ज्यादा वो कम, ठीक है। ये आपके पास रिएक्शन है, सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना जो हो सकता है आपको कंफ्यूजन पैदा करे। ऐसा लिख के आ रहा है, अगर लिख के आ गया Cl2 H फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, बाहर अटैक होगा, बाहर। ठीक है। और अगर आपके पास Cl2H, देखो आप लोगों को अगर एल्केन याद होगा तो मैंने कहा था कि मोनोक्लोरिनेशन पर रोक पाना रिएक्शन एक तरह से इम्पॉसिबल होता है। तो नॉर्मली रिएक्शन रुकता नहीं है, मैं बता देता हूं। तो वैसे अगर एक्सेस में दिया है तो रुकता नहीं है वैसे उसमें, पर अगर एक्सेस में गिवन है ऐसा तो CCl3, ठीक है। नहीं तो मैं बता देता हूँ, वैसे अगर ये सिंगल भी गिवन है तो वैसे इसमें Cl3 बनाते हैं, मतलब CCl3 ही बनाते हैं। मोनो पे रोक पाना इम्पॉसिबल है। और मोनो के लिए मैंने बताया था एल्केन में मोनो पे कब रुकता है, जब रिएक्टेंट क्या होता है एक्सेस में, ठीक है। जब रिएक्टेंट क्या होगा एक्सेस में, तब देखो सनलाइट के प्रेजेंस में बाहर अटैक होगा। और जस्ट पहले मैंने बताया जब Cl2 के साथ AlCl3 होगा तब कहाँ अटैक होगा, तब बेंजीन पे। बेंजीन पे अटैक करने के लिए ध्यान रखना कार्बोकैटायन चाहिए, ठीक है। इसमें फ्री रेडिकल बनेगा, बाहर अटैक करेगा, रेजोनेंस से वो स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। एक्सेस होगा तो ये नॉर्मल हो गई है। नॉर्मली इसमें भी यही बनता है एक्चुअल में,
मतलब कि मोनो पे इसको रोक पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। मैं आपको सही बताऊं तो अगर ऐसा लिखा हुआ है, सिर्फ ऐसा लिखा है, तो नॉर्मली ये यहीं पे जाकर रिएक्शन रुकता है। मतलब मैं आपको सही बता रहा हूँ कि ये बीच में रोक नहीं पाएंगे, ये यहीं जाकर रिएक्शन रुकता है, तो यहाँ तक आता है ये। हाँ, अगर आप चाहते हो कि सिर्फ ये बने तो इसके लिए इसको एक्सेस में लेते हैं। एक्सेस में लेंगे तो क्लोरीन खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ मोनो। अगर आपको मोनो क्लोरिनेशन करवाना है तो रिएक्टेंट को एक्सेस में लेते हैं। ये बात मैंने आप लोगों को एल्केन में बता रखा है, ठीक है। तो सब लोगों को समझ में आ रहा होगा ये। तो यहां तक तो चलो सब लोगों को क्लियर होगा कि बाहर वाले पर अटैक होता है, ठीक है। अब देखो इसमें पहले समझो क्या है। जैसे बेंजीन Cl2 एक्सेस, तो पहले एक्सेस नहीं, पहले नॉर्मल करते हैं, नॉर्मल। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक ही बार जोड़ना है। अगर कुछ नहीं दिया तो एक ही बार जोड़ना है। तो आप बोलोगे सर एक ही बार क्यों जोड़ा, यहाँ पे 2-3 बार क्यों नहीं करवाया? देखो और कई रिएक्शन हमको करना है, वहां पे हम लोग कई बार 2-3 बार करवाएंगे, पर यहाँ पे एक ही बार करवाना है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? देखो ऐसा होता है कि अच्छा हेलोजन बताओ, हेलोजन को मैंने क्या बताया, हेलोजन कैसा ग्रुप है? हेलोजन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। मैंने हेलोजन्स के बारे में क्या बोला, हेलोजन इज ए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो आप खुद बताओ, देखो जब बेंजीन से क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो यहां पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक डिफिकल्ट होगा। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक अब इस पर डिफिकल्ट होगा तो यहाँ पे पॉली सब्स्टिट्यूशन होने के चांस कम है। समझो मैं क्या बता कर रहा हूं। बेंजीन है, इससे बना क्लोरोबेंजीन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां कम है, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अब मान लो अगर आपके पास एक Cl पॉजिटिव है, क्लोरीन है, उसके बाद 2 ऑप्शन है, जहां अटैक करे या जहां अटैक करे। तो आपका कॉमन सेंस क्या कहता है, कहां अटैक करेगा? देखो मेरा कॉमन सेंस तो ये कहता है कि इलेक्ट्रोफाइल वहीं अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो यहां पे अटैक नहीं करेगा। तो जब वो यहीं अटैक करेगा तो बार बार क्या बनेगा, एक क्लोरीन। तो नॉर्मली हेलोजिनेशन में पॉली सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे क्लोरीन को जोड़ते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती। तो इसमें नीचे लिखो इन केस ऑफ हेलोजिनेशन नॉर्मली पॉली सब्स्टिट्यूशन डज नॉट टेक प्लेस बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन इज हायर देन हेलोबेंजीन। हेलोबेंजीन का मतलब है क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन, ठीक है। तो इन सब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, तो इनमें पॉली सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि नॉर्मली इनमें पॉली सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। अब मैं आप लोगों को कुछ रिएक्शन बताने जा रहा हूं, 2 रिएक्शन, इसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2019 में ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट ईयर की बात है। ये 2 रिएक्शन मैं जो बताने जा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखो एनसीईआरटी में अगर आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन चैप्टर देखोगे, देख लेना, सिर्फ 2 पेज का चैप्टर, सिर्फ 2, मतलब पेज नंबर वो स्टार्ट होता है, मान लो कि 105 से स्टार्ट होगा तो 105, 106, 107, 108, बस इतना 2 पन्ने का चैप्टर है और कुछ नहीं उसमें, तो इतना। और उस 2 पन्ने में ये जो मैं 2 रिएक्शन बताने जा रहा हूँ वो दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी में ध्यान रखना, दिया बहुत कम होता है और जो दिया होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। ये 2019 में जेईई मतलब नीट में आया हुआ क्वेश्चन। लास्ट ईयर मैं आपको बात बताता हूँ, एक बच्चा मेरे से पूछने आया था, नीट के पहले की बात है, तो कि सर इसमें क्या इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो मैंने उसको ये दोनों रिएक्शन लिख के दिया, मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। और ये हर 2-3 साल पे आ जाता है, और वो फिर से आ गया वो। तो वो क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कुछ रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट जो पता होना चाहिए, उनमें से ये रिएक्शन है। तो मैं जो रिएक्शन लिखने जा रहा हूं ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो, ठीक है। उसको देखते हैं क्या है वो। अगर बेंजीन है, इसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ करते हैं एक्सेस में, मतलब कि देखो बेंजीन से कम रिएक्टिव होता है क्लोरोबेंजीन, पर मान लो एक रूम में ढेर सारा क्लोरीन भर दिया, एकदम भर दिया चारों साइड उसके क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है, और साथ में AlCl3। तब इसमें क्या होगा, धीरे धीरे
एक एक हाइड्रोजन निकलता जाएगा बाहर। फाइनली इसमें क्या बनेगा, फाइनली बनेगा ये +6 टाइम HCl। ठीक है, इसको बोलते हैं दिस इज हेक्सा क्लोरो बेंजीन, HCB, हेक्सा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसको लिख लो, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ब्रोमीन में होने के चांसेस थोड़े से कम है। क्यों, आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? अरे ब्रोमीन का साइज बड़ा होता है तो 6 जोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। 2-3 ब्रोमीन जुड़ जाता है। देखो, एक ब्रोमीन जोड़ दो, दूसरा ब्रोमीन उसके पैरा पे, और फिर तीसरा, मतलब 2-3 जुड़ जाएंगे, उसके बाद नहीं जुड़ पाते क्योंकि ब्रोमीन का साइज बड़ा होता है। तो इसमें निकलना चाहो तो लिख लो कि 6 ब्रोमीन कैन नॉट प्लेस्ड ऑन 1 बेंजीन रिंग। ठीक है, एक बेंजीन रिंग पर 6 क्लोरीन नहीं लगा सकते। 6 ब्रोमीन कैन नॉट प्लेस्ड ऑन 1 बेंजीन रिंग। ठीक है, उसको प्लेस नहीं कर सकते। तो रिएक्शन समझ में आ गई है, इसको लिख लो। अब देखो दूसरी बात, बेंजीन और क्लोरीन गैस मैंने क्या किया, एक कंटेनर में भर दिया और कंटेनर को मैंने उठाया और मैं बिल्डिंग की छत पे लेके गया, धूप में छोड़ दिया। मैंने कहा रहो, जो होगा देखा जाएगा। क्या क्या किया, क्लोरीन गैस ढेर सारा, थोड़ा सा बेंजीन, ऊपर को छत पे लेके गए, धूप में छोड़ दिया, सनलाइट में। तो देखो अब इससे बनता है फ्री रेडिकल। ठीक है, फिर अब देखो बेंजीन क्या स्टेबल है, वो रिएक्शन नहीं कर रहा। अब देखो मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया, सबसे स्टेबल कौन होता है, एल्केन। जब सनलाइट के प्रेजेंस में एल्केन रिएक्शन कर जाता है तो बेंजीन की क्या औकात, वो तो करेगा ही करेगा। देखो एल्केन जो होता है, जो सबसे स्टेबल होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको पैराफिन बोलते हैं, वो कर गया तो ये तो झक मार के रिएक्शन करेगा, तो टेंशन नहीं लेने का, करेगा। जब मैंने बेंजीन के बाहर CH3 जोड़ा तो अटैक पहले वहीं प्रेफर करता है। क्यों, क्योंकि वहां का जो फ्री रेडिकल बनता है वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस में जाता है, स्टेबल हो जाता है। पर बेंजीन और ये Cl2 एक्सेस, तो क्या होगा, Cl2 से क्या बनेगा, 2Cl रेडिकल। ठीक है, बेंजीन क्या है, एरोमेटिक। एक बार इसके एरोमेसिटी तोड़ दो, फिर फटाफट रिएक्शन होता रहेगा। तो क्या होगा, ढेर सारे बनते जा रहे हैं। अब देखो क्या है, Cl रेडिकल आएगा, इसके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्ड में, एक ये लेगा और एक इसको मिलेगा। तो फिर क्या होगा, ये बनेगा और ये रेडिकल, फिर इस रेडिकल पे दूसरा क्लोरीन, फिर यहाँ तीसरा, फिर चौथा, धीरे धीरे सब होते जाएंगे। मतलब अब देखो जो रेडिकल बना, फिर इस पे भी क्लोरीन जुड़ जाएगा, इस पे भी क्लोरीन जुड़ जाएगा, धीरे धीरे सब के सब जुड़ते जाएंगे। मतलब क्या होगा, मतलब धीरे धीरे पाई बॉन्ड टूटता जाएगा और सबके जगह पाई बॉन्ड क्या आता जाएगा, क्लोरीन। तो हमारा जो प्रोडक्ट जो बनता है, बेंजीन अब खत्म हो गया, उसके सारे पाई बॉन्ड टूट गए, उसके एरोमेसिटी को ही खत्म कर दिया। मतलब सनलाइट में डाला, इतना पावरफुल रिएक्शन, एरोमेसिटी खत्म, एरोमेसिटी का ही नामो निशान मिट गया। क्या आया, क्लोरीन क्लोरीन, ये इसको बोलते दिस इज बेंजीन, क्योंकि बेंजीन से बनना बेंजीन, लेकिन बेंजीन खत्म हो गया। तो ये कॉमन नेम लिख रहा हूं मैं, कॉमन नेम बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, दिस इज BHC। ठीक है, ये कॉमन नेम है। इसका जो फॉर्मूला है C6H6Cl6, पहले जो बनाया था, देखो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। यहां बेंजीन बचा है, ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज हेक्सा क्लोरोबेंजीन। इसका फॉर्मूला C6Cl6, जिसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला C6H6Cl6। इसका अगर IUPAC नेम लिखना है, IUPAC, तो IUPAC नेम में अरे बेंजीन थोड़ी ना आएगा, वो IUPAC नेम में भाई बेंजीन, अरे बेंजीन है तो IUPAC, उसका ये कॉमन नेम भी समझ लो या फिर ये IUPAC नेम, दोनों वही है। इसका IUPAC नेम क्या होगा,
1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल जो बना है फिर से इसमें आता है। ये मॉलिक्यूल एक बहुत फेमस इंसेक्टिसाइड है। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड सुना होगा, कीड़े मकोड़े को मारने के लिए बहुत फेमस इंसेक्टिसाइड है। इसका नाम है गामाक्सिन। ये याद रखना, दिस इज गामाक्सिन C6H6Cl6। ठीक है, तो ये गामाक्सिन है। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना, ये बहुत फेमस क्या है, इंसेक्टिसाइड। ठीक है, 6 मेंबर करेंगे तो आपको इसका मन करे तो इसका आप चेयर फॉर्म बना लेना। ठीक है, और क्लोरीन को क्या करना, अल्टरनेट कहाँ रखना, ट्रांसपोजिशन पे ड्रॉ करके देखना, इसका चेयर फॉर्म में स्ट्रक्चर भी आ जाएगा। ठीक है, दिस इज गामाक्सिन। और ये क्या है, इंसेक्टिसाइड या फिर पेस्टिसाइड। तो ये ध्यान रखना, बेंजीन का रिएक्शन, ये कई बार पूछा जाता है कि तो ये आ सकता है इंसेक्टिसाइड। तो बेंजीन का रिएक्शन जब सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ होता है तो एक इंसेक्टिसाइड बनता है। ठीक है, ये अब देखो एक्चुअल में है क्या कि एक रिएक्शन से हेलोजेंस के रिलेटेड तो करने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, पर कई बार वो आगे भी रहता है। ठीक है, आगे मतलब कि एल्कोहल में भी रहेगा तो लिख लेते हैं, यहाँ पे भी लिख लेते हैं। तो रिएक्शन लिख लो, क्या है, अगर आपके पास फिनॉल है, फिनॉल, ये मैं कुछ अलग थोड़ा सा रिएक्शन है, एक फिनॉल है, इसकी रिएक्शन अगर आप ब्रोमीन के साथ करते हो, पीपीएस सॉल्वेंट, पीपीएस मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, स्पेशली वाटर, वाटर में रिएक्शन, तो वाटर के केस में क्या होता है, फिनॉल अपने एच का लॉस कर देता है। मतलब समझ लो वाटर के केस में क्या होगा, फिनॉल अपने एच का लॉस करेगा। अरे एसिड बेस रिएक्शन, दिस इज एसिड, दिस इज बेस, वाटर इज अ बेस, वाटर क्या होता है, कम होता है, एच का लॉस करेगा, तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन पे माइनस, और इसमें रेजोनेंस हो सकता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पे बहुत बढ़ जाएगा। तो नीचे लिखो, इसमें लिखो, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग इंक्रीजेस वेरी मच। ठीक है, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस ऑन बेंजीन रिंग वेरी मच, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब होता क्या है इसमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया तो ये रिएक्शन रोके ना रुकेगा, और कब रुकेगा, जब सारे ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो पे आ जाएगा ब्रोमीन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, तीनों पे आ जाता है। तो ये बात ध्यान रखना है, कब, जब पीपीएस सॉल्वेंट होता है तब ये रिएक्शन यहीं पे जाकर रुकता है, बीच में आप रोक ही नहीं पाओगे। ठीक है, होता है बोलता है ब्रोमीन वाटर, और यही ब्रोमीन वाटर ये बनेगा। ठीक है, अगर आप इसमें ब्रोमीन के साथ लेते CH2, मतलब क्या, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब देखो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो फिनॉल बेचारा मतलब बहुत रेजोनेंस करेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, पर इसमें और इसमें देखो अंतर है। देखो इसमें क्या था, माइनस चार्ज, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने ये कहा था कि जो नेगेटिव चार्ज वाला होता है, एक्चुअली जो नेगेटिव चार्ज वाला, ये जो लिखा हुआ है, ये जो नेगेटिव चार्ज वाला जो मैंने लिखा था अभी, तो जो हम लोगों ने लिखा था वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो उसमें आता है वेरी स्ट्रॉन्ग, तो ये क्या होगा कि ये तुरंत इलेक्ट्रॉन दे देगा और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, इसलिए 3 ब्रोमीन को आने देगा, आने दो, कोई दिक्कत नहीं। पर जो न्यूट्रल है तो न्यूट्रल इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ा पाएगा, और क्योंकि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लिए जैसे CH2 CCl4 मान लो दिस टाइप मॉलिक्यूल, तो रिएक्शन होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो आप बोलोगे अच्छा थोड़ी देर पहले मैंने ये बोला था कि रिएक्शन करवाने के लिए बेंजीन पे
कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। अब लोग सर यहाँ कैटलिस्ट क्यों नहीं ले रहे? अरे इसलिए नहीं ले रहे, देखो ऐसे समझो, बेंजीन क्या था? न्यूट्रल। तो मैंने कहा था बेंजीन एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। मैंने क्या कहा था? बेंजीन न्यूट्रल है, तो बेंजीन एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो उस पर अटैक करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब देखो OH जुड़ गया। अच्छा OH क्या होगा? बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? तो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया है, तो बेंजीन अब एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो गया है, तो रिएक्शन सीधा सीधा कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे लुईस एसिड नहीं भी लोगे चल जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। और वाटर के केस में तब तो भाई बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई थी, तो पूरा ही करके माना, बीच में रुकता ही नहीं। पर इसके केस में क्या होता है? ऑर्थो और पैरा बनाना है, ये बात ध्यान रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, अब अगर OH के जैसे एक इसका भाई भी होता है, कौन? अरे NH2, और कौन? NH2 सेम, NH2 में भी सेम भाई एसिड बेस रिएक्शन होके जो भी बनेगा फाइनली, यहां पे NH2, तो होता क्या है कि एनिलीन और फिनॉल बाई बाई ये एक ही जैसे चलते हैं। ठीक है, इसको लिखो। तो इसमें ऑर्थो पैरा और इसमें तीनों ऑर्थो पैरा सब पोजिशन में ऑक्यूपाई हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों ने अभी तक जो किया वो कौन सा टॉपिक था? पहले हेलोजिनेशन। ठीक है, तो हम लोगों ने हेलोजिनेशन कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेकंड पे आते हैं। सेकेंड इज नाइट्रेशन। तो पहले हम लोग ऊपर ऊपर चलते रहेंगे, ऊपर ऊपर टॉपिक करते रहेंगे, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। फिर डिटेल में दोबारा एक बार फिर से जब डिफिकल्ट क्वेश्चंस की जब लास्ट में चैप्टर में करेंगे क्वेश्चंस कुछ डिफिकल्ट, तो फिर से कुछ क्वेश्चन और कवर कर लेंगे। बेसिक आपका हेलोजिनेशन पूरा समझ में आ गया होगा। तो आयोडीनेशन के केस में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते ध्यान रखना है, उसमें सेकंड स्टेप स्लो होता है, बाकी सब में पहला स्टेप स्लो होता है। नाइट्रेशन सबसे पहले यही क्वेश्चन आ सकता है किसमें कि अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल कौन है। तो यहां पे, और ये मैं इसलिए लिख रहा हूं कि नीट और सीटी जैसे एग्जाम में यही पूछ लेता है कि बताओ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल मतलब अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल कौन है। तो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल इसमें NO2 पॉजिटिव, लास्ट वाले में क्या था? X पॉजिटिव, यहां पे क्या है? NO2 पॉजिटिव। तो ये हमारा अटैकिंग क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इसमें रिएजेंट क्या लेते हैं? देखो लास्ट वाले का रिएजेंट हमारा क्या था? लास्ट वाले का रिएजेंट था X2 प्लस लुईस एसिड, जहां पे क्या है? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, साथ में चाहिए कंसंट्रेटेड H2SO4, या तो ये लिया जाता है। अगर ये लेने का मन नहीं है तो कई बार लिया जाता है N2O5, दोनों में से कोई एक, एनहाइड्रस N2O5। ठीक है, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, प्रिफर लेकिन पहला वाला ही करते हैं। पर अगर N2O5 भी दिया है तब भी आप ये करा सकते हो। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल NO2। रिएक्शंस को समझते हैं, पर पहले देख लेते हैं होता क्या है। ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। H2SO4 इज अ कैटलिस्ट। ट्रिक समझो इसमें क्या है, इसको बाहर निकाल दो, इसको जोड़ दो, दिस इज द ट्रिक। ठीक है, ये ऐसे हो वाटर प्लस NO2। ठीक है, तो ये तो रिएक्शन है, चलो समझ में आ गया होगा। अब इसमें समझते हैं कि इसमें है क्या और होता कैसे। ठीक है, ये रिएक्शन, दिस इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन हम लोगों ने जो कि पहले किया था एल्केन में, वही से। तो इसका देखते हैं मैकेनिज्म। तो देखो मैकेनिज्म क्या है इसमें कि
ये नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर है, नहीं पता है तो देख लो, ये स्ट्रक्चर होता है। नाइट्रिक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4, तो नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग, उससे भी स्ट्रॉन्ग, या समझ लो उसके भी डैडी या उसके भी पापा कौन है, H2SO4। H2SO4 उससे भी स्ट्रॉन्ग एसिड SO3 SO4H, अरे मतलब वो OH कर लो, कंसंट्रेटेड लेना है, ध्यान रखना, पानी मत मिला देना, नहीं तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी, स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए बहुत। तो ये है एसिड। अब देखो एसिड और उसके सामने बेस, आप सबको पता है, बहुत इंटेलिजेंट आप लोग ऑलरेडी हो, पता ही है कि एसिड और बेस वो एक रिलेटिव फिनोमिना है। रिलेटिव फिनोमिना मतलब सामने वाला अगर पावरफुल है तो उसके सामने वो बेस। तो H2SO4 और नाइट्रिक एसिड में ज्यादा पावरफुल कौन है, ज्यादा पावरफुल है सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड को H देना है तो इसको H लेना पड़ेगा, मना नहीं कर सकता, ये देगा तो उसको लेना ही पड़ेगा, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं उसके पास, उसकी मर्जी नहीं चलेगी, जो स्ट्रॉन्ग है उसकी मर्जी चलेगी। तो ये पूछा जाता है कि नाइट्रेशन में क्या होता है, तो नाइट्रेशन में ध्यान रखना, इन नाइट्रेशन H2SO4 एक्ट एज अ एसिड वेयर एज नाइट्रिक एसिड एक्ट एज अ बेस। ये बात लिख लो, ये बात पूछा जाता है। तो नाइट्रेशन में क्या होता है, H2SO4 एक्ट लाइक अ एसिड एंड नाइट्रिक एसिड एक्ट लाइक अ बेस। तो ये बेस के जैसे काम करता है। H को पकड़ाएगा, बोलेगा लो पकड़ो, पकड़ा दिया उसने H, बेचारे के पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो यहां आया पॉजिटिव NO2 प्लस HSO4 माइनस, ये टूटेगा H2O बाहर प्लस NO2 पॉजिटिव, ये है ये, दिस इज अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। तो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने में H2SO4 ने बहुत हेल्प किया। कैसे हेल्प किया, उसने ऐसा एसिड काम करके, तो वो एसिड के जैसे काम करेगा, H को पकड़ाएगा और ये। तो पहली बात क्या ध्यान रख रहा है, अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल कौन है, NO2 पॉजिटिव। NO2 पॉजिटिव को जनरेट करने में क्या होता है, नाइट्रिक एसिड एक्ट लाइक अ बेस वेयर एज सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट लाइक अ एसिड। तो याद रखना, ये बन गया, इसका अटैक करवा देना, हो जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं, कोई टेंशन तो है नहीं। तो क्या होगा, अरे ये हाइड्रोजन समझ लो, इस पे अटैक कराओ, ठीक है। अब ये माइनस वाला, हो गया नाइट्रेशन, ठीक है। एक बात याद रखना, H2SO4 एक्ट लाइक अ कैटलिस्ट, एक्ट लाइक अ एसिड, ऑल्सो इट इज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, पहले कंज्यूम होगा, बाद में दोबारा रिकवर हो जाएगा, प्लस H2SO4। तो नेट में आपको क्या दिखाई देगा, H2SO4 का अमाउंट चेंज नहीं होता, ठीक है, समझ में आ गया। तो H2SO4 दोबारा रिकवर हो जाता है। तो ये हमारा रिएक्शन था नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के बारे में कुछ बातें समझ लेते हैं। नाइट्रेशन में पॉलीसब्स्टिट्यूशन एक तरीके से होना इम्पॉसिबल है। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, ऐसा भाई इसलिए क्योंकि बेंजीन मतलब समझो पहले, H2SO4 तो कैटलिस्ट है, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो NO2 क्या है, NO2 याद करो, माइनस आई में बहुत ऊपर था, माइनस आई में बहुत ऊपर था। NO2 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अगर बेंजीन पे NO2 जुड़ गया तो NO2 पूरा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। अगर बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया तो वहां पे दोबारा NO2 नहीं जुड़ पाएगा। तो याद रखना है कि लिखो, इन केस ऑफ नाइट्रेशन पॉलीसब्स्टिट्यूशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज
NO2 इज वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ पे दोबारा NO2 जोड़ पाना बहुत मतलब मुश्किल ही है, समझ लो इम्पॉसिबल। बहुत हाई टेम्परेचर में जब बढ़ाओगे तो शायद एक और जुड़ जाए, अदरवाइज जुड़ता नहीं। मतलब आपसे नॉर्मली पूछा तो नहीं करवाना है, ठीक है। क्यों? इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इस पर इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, जब इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो दोबारा इलेक्ट्रोफाइल कैसे जुड़ेगा, ठीक है। तो इस पर जुड़ना बहुत मुश्किल होता है, तो क्या होता है कि दोबारा नहीं हो पाता। तो यहाँ ध्यान रखना पॉली सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। बस ये रिएक्शन के लिए इतना नॉलेज बहुत ही है। बाकी N2O5 वाला देखो, ये होता है N2O5 का स्ट्रक्चर, सबको पता होगा, आप सबको इंटेलिजेंट हो। इसमें अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ो, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कौन ज्यादा, ऑक्सीजन की नाइट्रोजन? ऑक्सीजन ना, तो उसको तोड़ने से क्या बनेगा? NO2 पॉजिटिव, NO3 माइनस, इलेक्ट्रोफाइल यही जाकर अटैक करेगा, ठीक है। अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं माना जाता, पर ये हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है? अटैकिंग वही इलेक्ट्रोफाइल।